चार बेटे, एक माँ और खाली घर। शहर की एक शांत कॉलोनी में बना वो दो मंजिला घर बाहर से देखने में आज भी वैसा ही लगता था जैसा सालों पहले हुआ करता था। लेकिन उसके अंदर की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसी घर में सुमन देवी रहती थी, अकेली, लेकिन जिम्मेदारियों और यादों से भरी हुई। उनके चार बेटे थे, चारों पढ़े लिखे, सफल और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। सुबह उठकर सुमन देवी सबसे पहले मोबाइल उठाती थी, आदतन व्हाट्सएप खोलती थी और चारों बेटों की चैट देखती थी। किसी का लास्ट सीन यस्टरडे लिखा होता और किसी का ऑनलाइन 3 आवर्स एगो। लेकिन माँ का भेजा हुआ मैसेज अक्सर वहीं अटका रहता, बिना जवाब के। दिन भर उनका समय टीवी, बालकनी और रसोई के बीच ही बटा रहता। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा जो चीज महसूस होती थी वो थी उनकी खामोशी। पहले जिस घर में बच्चों की आवाजें गूंजा करती थी, आज वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। सुमन देवी किसी से शिकायत नहीं करती थी, न पड़ोसियों से और न ही रिश्तेदारों से। और जब कोई पूछता कि बेटे कब आ रहे हैं, तो बस हल्की सी मुस्कान के साथ वो कह देती कि सब अभी बहुत बिजी हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये बिजीपन माँ को धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा था। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपनी तकलीफ, अपनी थकान और अपने अकेलेपन को खुद तक ही सीमित रखा करती थी। सुमन देवी के चारों बेटे अपनी जिंदगी में सफल थे, लेकिन सफलता के साथ दूरियां भी आ गई थी। सबसे बड़ा बेटा रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था, जिसके दिन मीटिंग्स और रातें लैपटॉप के सामने बीता करती थी। और दूसरा बेटा अमित बैंक में काम करता था, जहां टारगेट और फाइलों के बीच इंसानी रिश्तों के लिए शायद ही कोई जगह बचती थी। तीसरा बेटा कुणाल विदेश में सेटल था, जिसके लिए माँ से बात करना अब टाइम जोन का मामला बन चुका था। सबसे छोटा बेटा राहुल अपना स्टार्टअप संभाल रहा था और हमेशा तनाव में रहता था कि कहीं उसका बिजनेस फेल ना हो जाए। कभी एक समय था जब चारों बेटे रोज माँ से वीडियो कॉल पर बात किया करते थे, उनका हालचाल पूछते थे और माँ भी उन्हीं 2 मिनटों में सुकून महसूस कर लेती थी। लेकिन धीरे धीरे वीडियो कॉल ऑडियो कॉल में बदली और फिर मैसेजेस तक ही सिमट गई और आखिर में सिर्फ त्योहारों की औपचारिक शुभकामनाओं तक रह गई। सुमन देवी हर बार खुद को समझा लेती थी कि बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, यही तो उनकी परवरिश की सफलता है। लेकिन ये सोच उन्हें दिलासा कम और दर्द ज्यादा देती थी। उन्हें लगता था कि शायद उन्होंने बच्चों को मजबूत तो बना दिया, लेकिन ये सिखाना भूल गई कि माँ सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक एहसास भी होती है। एक शाम जब सुमन देवी बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी, तो अचानक उन्हें चक्कर आया और वो जमीन पर बैठ गई। शरीर कमजोर था, लेकिन उससे ज्यादा कमजोर उनका मन हो चुका था। मोबाइल पास ही गिर गया था। स्क्रीन पर चारों बेटों के नंबर चमक रहे थे। उन्होंने एक का नाम देखा, लेकिन किसी को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्हें लगा कि चारों अपने अपने कामों में बिजी होंगे, तो उन्हें ये बात बता के क्यों परेशान किया जाए। उन्होंने खुद को संभाल लिया और चुपचाप अंदर आकर लेट गई। अगली सुबह पड़ोसन मीरा जी को जब कुछ अजीब लगा, तो वो सुमन जी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने साफ कहा कि सुमन देवी को शारीरिक से ज्यादा मानसिक और भावनात्मक थकावट हो चुकी है और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मीरा जी ने मजबूरी में रोहित को फोन किया और जब रोहित ने माँ के अस्पताल में होने की खबर सुनी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो जिस सब ठीक है के भरोसे जी रहा था, वो एक भ्रम था। देखते ही देखते खबर चारों बेटों तक पहुंच गई और सब अपने अपने काम छोड़कर घर की ओर निकल पड़े। जब चारों बेटे अस्पताल के कमरे में पहुंचे, तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सुमन देवी बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें खुली थी, लेकिन उनका ध्यान सामने खड़े लोगों पर नहीं था। रोहित ने धीरे से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मैं रोहित हूँ, आपका बेटा। सुमन देवी ने उसकी तरफ देखा जरूर, लेकिन उनकी नजर उसे पहचान ना सकी। न उनके चेहरे पे कोई भाव, जैसे वो किसी ऐसे इंसान को देख रही हो जिसे उन्होंने पहले कभी जाना ही ना हो।
तब अमित ने घबराकर डॉक्टर की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, माँ हमें पहचान क्यों नहीं रही? डॉक्टर ने एक पल रुककर सुमन जी की तरफ देखा और बहुत संभल कर बोले, आपकी माँ आपको सुन तो रही है, आपकी आवाजें उनकी कानों तक पहुंच रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब वो उन आवाजों को अपने दिल से जोड़ नहीं पा रही, जिन आवाजों का वो सालों तक इंतजार करती रही। जब वो बहुत देर से लौटी तो उनका मन उनसे थक चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुणाल ने धीरे से कहा, लेकिन हम तो अब आ गए हैं ना? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। कोई डांट नहीं थी। डॉक्टर बोले, जब इंसान बहुत लंबे समय तक अकेलापन सहता है तो दिमाग दिल को बचाने के लिए एक रास्ता चुन लेता है और वो यादों को धुंधला कर देता है, ताकि रोज रोज वही इंतजार और वही टूटन दोबारा महसूस न करनी पड़े। राहुल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या माँ ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और आखिरी बात कही, जो किसी तीर की तरह उन चारों के दिल में उतर गई। ये जो आप भूलने की हालत समझ रहे हैं, ये कोई अचानक हुई बीमारी नहीं है। ये उन तमाम रातों, उन अनसुने मैसेज और उन अधूरे इंतजारों का नतीजा है जिन्हें आपकी माँ ने चुपचाप सह लिया, बिना किसी से कुछ कहे। उस पल चारों बेटे वहीं खड़े थे, माँ के सामने, माँ के पास। लेकिन पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि माँ तो उनसे बहुत दूर जा चुकी है, इतनी दूर कि अब सिर्फ पछतावा ही उनके साथ रह गया है। डॉक्टर की बातें खत्म होने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों बेटे वहीं खड़े थे। उनके चेहरे पर शर्म, गिल्ट और पछतावे की गहरी छाप थी। रोहित धीरे से बोला, हमने माँ की तड़प को कभी समझा ही नहीं। अमित ने सिर झुकाते हुए कहा, हम सिर्फ काम और अपने बिजनेस में व्यस्त थे, कभी सोचा ही नहीं कि माँ को हर दिन कितनी इंतजार करनी पड़ती होगी। कुणाल, जो विदेश में रहता था, चुपचाप अपने हाथ कसकर रो पड़ा और राहुल की आंखें बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल ना सका। चारों बेटे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और महसूस किया कि माँ सालों से जो अकेलापन सहती आई थी, वो सिर्फ उनके प्यार और देर से समझने की कीमत पर था। कोई प्रस्ताव, कोई सुझाव या बाहरी समाधान अब उस दर्द को पूरी तरह से मिटा नहीं सकता था। सुमन जी चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही, न बोली, न कोई प्रतिक्रिया दी। उनकी गंभीर और थकी हुई नजरें बस ये बताती थी कि उन्होंने सब कुछ सह लिया और अब उनका मन धीरे धीरे अपने अंदर समेट रहा था। उनके बच्चों ने अब ये महसूस कर लिया था कि कोई भी कोशिश उनकी माँ के उस गहरे अकेलेपन को कभी भर नहीं सकती। कमरे में चारों बेटे खड़े थे। उनके अंदर भारी खामोशी थी और उन्हें समझ में आया कि प्यार सिर्फ समय पर महसूस करना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी देर से भी एहसास करना केवल पछतावे और खामोशी छोड़ जाता है। और वहीं जब माँ को उनकी जरूरत थी, तब किसी ने भी उनसे मतलब नहीं लिया। कोई जल्दी नहीं आया, कोई समझा नहीं। अब जब वो माँ के पास रहना चाहते थे, अब जब वो उनका साथ देना चाहते थे, तो भगवान ने उन चारों को उनके किए की सजा दे दी। चारों बेटे बस खड़े रहे। उनके दिल भारी थे। उनके मन में पछतावा गहराता रहा और कमरे में वही सन्नाटा रहा जो माँ की चुप्पी और वर्षों की थकावट का पूरा असर दर्शा रहा था। लेकिन अब इस तरह रोने और पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जब समय था, जब उनकी माँ उनके लाड, उनके प्यार का इंतजार कर रही थी, जिस हालत में, जिस उम्र में उन्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, तब वो चारों ही अपने बिजनेस में व्यस्त रहे। और आज जब वो चारों अपनी माँ के पास थे, तो उनकी माँ की ममता में वो बात नहीं थी, क्योंकि उनकी माँ को कुछ याद ही नहीं था। वो कहते हैं ना कि समय रहते अगर रिश्तों की कद्र कर ली जाए तो ही अच्छा रहता है, वरना बाद में सिर्फ पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ या माता पिता केवल हमारे कामकाजी जीवन की फुर्सत या हमारी उपस्थिति के लिए नहीं होते। उनकी जरूरतें, उनकी तड़प और उनका प्यार हमेशा सामने नहीं दिखता, लेकिन वो मौजूद रहता है। हर दिन, हर छोटी छोटी चिंता में जब हम समय पर उनकी भावनाओं को नहीं समझते, उनके अकेलेपन को नहीं महसूस करते, तो हमारे पास केवल पछतावा ही बचता है।
हमें याद रखना चाहिए कि माता पिता हमारे लिए सब कुछ सह लेते हैं। उनकी थकावट और अकेलापन हमारी सफलताओं के पीछे छुपा होता है। इसीलिए अपने माता पिता के साथ समय बिताना, उनसे बातें करना और उनके छोटे छोटे दर्द और खुशियों को समझना किसी बड़े उपहार से कम नहीं है। देर से पछतावा करना आसान है, लेकिन समय रहते प्यार और ध्यान देना ही असली समझदारी और इंसानियत है। अगर आपके घर में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी जिंदगी में माँ बाप, परिवार या रिश्तों को लेकर ऐसा दर्द या गिल्ट रहा हो, तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को भी यूट्यूब पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि दूसरों को भी उससे कुछ सीख मिले और कोई समय रहते अपने रिश्तों की कद्र कर सके। इस कहानी का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक संदेश देना है कि प्यार और समय देने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है, तो हमें कमेंट या मैसेज के जरिए जरूर बताइएगा और हम उसे अपने चैनल पर शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जीमेल आईडी दे दी है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।